Hello everyone, welcome back to Insight into Economics. Today we will discuss more 10 questions on the net economics paper. So today we will do the types of questions in which answer could be more than one and then you have to select the codes कि उसमें से क्या क्या options इस question के सही हो सकते हैं. For the first question, a point of kink in the kinked demand curve indicates. सबसे पहले तो किंग्ड डिमांड कर्व होता क्या है. वैसे तो जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और स्ट्रेट लाइन होती है, बट किंग डिमांड कर्व कब बनता है, जब जो हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज होती है, अलग अलग होती है. जब डिमांड की इलास्टिसिटी फॉर लोअर प्राइसेस एंड फॉर हायर प्राइसेस, तो डिमांड कर्व क्या होता है, किंक हो जाता है. फॉर एग्जांपल ओलिगोपोली में क्या होता है कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब प्राइस हाई हैं तो जो दूसरी फर्म्स हैं जो उनके पास लोग जाएंगे सामान लेने के लिए. अगर किसी एक फर्म ने अपने प्राइस बहुत ज़्यादा सेट कर दिए तो उस फर्म से दूसरी फर्म में लोग जाएंगे क्वांटिटी लेने के लिए, तो इसीलिए क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाने से. और अगर ओलिगोपोली में एक फर्म प्राइस को कम करती है तो उससे क्या होगा, प्राइस उसने कम किया, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, बट दूसरी फर्म्स भी इस चीज़ को देखेंगी कि प्राइस कम करने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट हो रहा है, तो बाकी फर्म्स भी क्या करेंगी, प्राइस को कम करेंगी. और जब बाकी फर्म्स, सारी फर्म्स ने प्राइस को कम किया तो क्या होगा कि जो प्राइस है वो नीचे सेट हो जाएगा और फिर कोई भी फर्म और प्राइस कम नहीं करेगी और जो डिमांड होगी वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी. तो इसलिए ये क्या बन गया, किंक्ड डिमांड कर्व बन गया. यहाँ पे किंक आ गया, पॉइंट के पे किंक आ गया, तो इसमें क्या हुआ है, प्राइसेस क्या हो गए, स्टेबल हो गए और क्वांटिटी भी स्टेबल हो गई कि इस प्राइस से ना ही कोई ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगा ना ही कम प्राइस पे सेल करेगा, और ना इस क्वांटिटी से ना कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है ना ही कम प्रोड्यूस कर सकता है. सो किंक्ड डिमांड कर्व में जो किंक है वो क्या शो करता है, प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी. तो इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट और सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इम्प्रूवमेंट इन बीओपी डेफिसिट मे बी अफेक्टेड थ्रू. अगर हमें बीओपी डेफिसिट में इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो कैसे इफेक्टिव होगा. बीओपी में डेफिसिट है तो सबसे पहले तो इंपोर्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट ऑप्शन. एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, राइट ऑप्शन. फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करना पड़ेगा. फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है कि जब गवर्नमेंट करेंसी की सेल और परचेज को लिमिट कर देती है और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल भी करना पड़ेगा और डीवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा. डीवैल्यूएशन से क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे. तो इसके आंसर हुआ कि सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो राइट ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर ऑल आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज़ बिन डेल्ट बाय. जो प्रॉब्लम थी पब्लिक डेट से रिलेटेड वो किन्होंने हेल्ड की थी. जो पब्लिक डेट की प्रॉब्लम थी वो एपी लर्नर और एएच हैंसन ने डील की थी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन. जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ आता है, टैक्सेस आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी आती हैं और पब्लिक डेट भी आता है, तो इसलिए सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ फिफ्थ इज द एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीज़ें आती हैं. पहला लिटरेसी रेट, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड तीसरा इज जीडीपी पर कैपिटा या फिर पर कैपिटा इनकम. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, जीडीपी पर कैपिटा आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं आती और मॉर्बिडिटी भी नहीं आती, लिटरेसी रेट आता है. सो ऑप्शंस होंगे ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट.
तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि हम कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वॉज प्रोपाउंडेड बाय. जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ आई थी वो किस किसने दी थी और या फिर कौन कौन उसके सपोर्टर थे? वो थे रैगनार नक्सी, वो थे सिंगर एंड हर्शमैन. रैगनार नक्सी नहीं थे और रॉबर्ट सोलो भी नहीं थे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज हैरेट डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन. जो हैरेट डॉमर मॉडल है वो किस पे बेस्ड है? हैरेट डॉमर मॉडल में सबसे पहले तो वो लेते हैं वारंटीड ग्रोथ रेट आता है, नेचुरल ग्रोथ रेट आता है और एक आता है एक्चुअल ग्रोथ रेट. सो इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट नहीं है तो इसलिए ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, और जो कि है ऑप्शन आपका डी ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ द क्वेश्चन 8. इन कीनेशियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेज बिकॉज ऑफ. जो स्पेकुलेटिव डिमांड है उसकी जो डिमांड वो है वो क्यों होती है? स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है? स्पेकुलेटिव डिमांड होती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. मतलब कि स्पेकुलेटिव डिमांड में क्या आती है? डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स लाइक यू कैन से दी शेयर्स, दी डिबेंचर्स और ये सब. तो जो फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड होती है उसे हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड. सो स्पेकुलेटिव डिमांड क्यों अराइज होती है? वो किससे, जो स्पेकुलेटिव डिमांड होगी वो किससे अफेक्ट होगी? फिर इंटरेस्ट रेट आएगा उसमें, तो इसलिए इसमें आ जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट होता है, तो इसलिए अभी ही डिमांड इंक्रीज हो जाती है फाइनेंशियल एसेट्स की. और एक आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस. इसके रिलेशन में जो चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में, इसकी वजह से स्पेकुलेटिव डिमांड होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज first and fourth option are correct. Now the ninth question is according to Milton Friedman theory of permanent component of consumption, expenditure depends upon. जो मिल्टन फ्रिडमैन की परमानेंट थ्योरी थी इनकम की, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? परमानेंट इनकम में ट्रांजिटरी इनकम आती है और परमानेंट इनकम भी आती है, बट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिटरी इनकम होती है वो तो सिर्फ टेम्पररी इनकम होती है, तो इसलिए जो परमानेंट इनकम होगी उसी पे आपका एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है. सो दी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी, दैट इज ओनली द थर्ड इज करेक्ट. नाउ दिस क्वेश्चन इज, एज मैंने ये जो है 2012 से लिया था, तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है ये 2012 पे बेस्ड है, बट ऐसा ही क्वेश्चन आपको किसी और ईयर के लिए भी आ सकता है. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द पावर्टी लाइन इन 2012. 2012 में प्लानिंग कमीशन ने पावर्टी लाइन के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी थी कि कितने पर डे पे कितने रुपीज़ कमाने से वो बंदा पावर्टी लाइन से ऊपर या फिर नीचे है. तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है एक तो सेकंड कि 26 पर कैपिटा तो होना चाहिए रूरल एरिया में और 32 पर कैपिटा होना चाहिए अर्बन एरिया में. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 26 तो रूरल एरियाज़ में और 32 अर्बन एरिया में. तो ये था पावर्टी लाइन की गाइडलाइंस 2012 में. ऐसे ही आपसे किसी और ईयर के लिए भी पूछ सकते हैं. तो ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि क्या क्या आ सकता है. So that is all for today's video, and in my next video I will upload the 10 more questions. Since then, keep practicing, and if you have any doubt you can ask me either in the comments or on my Instagram account, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. And if you like it, then do subscribe and share. Thank you.